नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSOE 143 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां इससे पहले भाग 1 में हम 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और इस भाग में भी हम 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां हमारा जो पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का जो 5वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक पारिस्थितिकी शब्द की चर्चा कीजिए। तो देखो, राजनीतिक पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिटिकल इकोलॉजी। और ये स्टडी ये कहती है, राजनीतिक पारिस्थितिकी जो शब्द है वो ये कहता है कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं ना, इनका संबंध सिर्फ नेचर से नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय मुद्दों का जो प्रभाव है वो राजनीति से भी है, समाज से भी है, इकोनॉमी से भी है और कल्चर से भी है। यानी कि जब हम पर्यावरणीय मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ देते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को हम सामाजिक मुद्दों से जोड़ देते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को जब हम आर्थिक मुद्दों से जोड़ देते हैं, सांस्कृतिक मुद्दों से जोड़ देते हैं, तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो बनता है इसे बोलते हैं हम राजनीतिक पारिस्थितिकी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या है, राजनीतिक पारिस्थितिकी क्या है, तो आप बोलोगे ये एक अंतः विषयी क्षेत्र है जिसमें हम पर्यावरणीय मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों और सांस्कृतिक मुद्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 1970 के बाद जो है पूरी दुनिया में ये बात उठने लगी कि भाई प्राकृतिक मुद्दों को हमें राजनीतिक मुद्दों से जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से प्रकृति को ही प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों ने जो है संसाधनों का दोहन किया है, वनों की अत्यधिक कटाई हुई है। जहां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो औपनिवेशिक देश थे, इन्होंने अपने उपनिवेशों का शोषण किया है, यानी कि बड़े बड़े देशों ने छोटे छोटे देशों का रिसोर्सेज जो है वो यूज़ किया है, जिसकी वजह से अत्यधिक वनों की कटाई हुई। वनों की कटाई की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे जो जीव जंतु की प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होने लगी। इसके अलावा उपभोक्तावाद की जो संस्कृति थी उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। तो 1970 के डिकेड के बाद से मुद्दा उठने लगा कि भाई जो है पर्यावरण जो है उसे राजनीति से भी जोड़ना पड़ेगा और पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो केवल प्राकृतिक समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो सत्ता से भी है। ये अवधारणा हमें ये बताती है कि पर्यावरण परिवर्तन जैसे वनों की कटाई, जल संकट, प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक और भौतिक क्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संरचनाओं का ही परिणाम है, राजनीतिक नीतियों का ही परिणाम है और वैश्विक पूंजीवाद का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए, जब किसी एक क्षेत्र में माइनिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कोयले की खान से मान लो कोयला निकाल रहे हैं, तो उसके तहत राजनीति क्या करती है, सबसे पहले वन भूमि को अधिग्रहित कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, उस क्षेत्र की जनजातियों को वहाँ से निकाला जाता है, फिर गरीबों को वहाँ से हटाया जाता है और इस तरीके से उस एरिया का ना सिर्फ एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो केवल एक पॉलिटिकल डिसीजन से पूरी की पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर देते हैं, पूरे के पूरे कल्चर को प्रभावित कर देते हैं। राजनीतिक पारिस्थितिकी इस प्रश्न को उठाती है कि जो पर्यावरण के लाभ और हानि है वो सिर्फ पर्यावरण के लाभ हानि नहीं है, बल्कि वो समाज के भी लाभ हानि है और वो देशों के भी लाभ हानि है। जहाँ बड़े बड़े देशों को फायदा होता है, अमीरों को फायदा होता है, जबकि जो गरीब और वंचित लोग हैं, जनजाति हैं, आदिवासी, इनका नुकसान होता है और जो गरीब देश है उनका नुकसान होता है। जैसे बड़े बड़े देश रिसोर्सेज के लिए छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाते हैं, वहाँ से उनके रिसोर्सेज को ले जाते हैं, वहाँ पर बड़ी माइनिंग एक्टिविटी होती है, बड़े पैमाने पर कोयला लोहा निकाला जाता है और उससे सामान बनाया जाता है और एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित किया जाता है और इसका जो फायदा है वो छोटे देशों को नहीं मिल पाता, सिर्फ और सिर्फ बड़े देशों को मिल पाता है। तो राजनीतिक पारिस्थितिकी के प्रश्न उठाती है कि जो लाभ और हानि का गणित है ये कुछ ही देशों के पास लाभ है, जबकि हानि बहुत सारे देशों की है। राजनीतिक पारिस्थितिकी एक और मुद्दा उठाती है भाई, वो मुद्दा ये उठाती है कि जो MNC कंपनियां हैं आज बड़े पैमाने पर या राज्य और वैश्विक संस्थाएं हैं, ये पर्यावरणीय संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सत्ता का प्रयोग करती हैं, जिसकी वजह से पर्यावरणीय असमानताएं गहरी होती जा रही हैं और बड़े बड़े देशों को इसका प्रॉफिट मिलता जा रहा है। जहां विकास के नाम पर यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है और छोटे छोटे देश खुद ही अपनी ही प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक पारिस्थितिकी केवल पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन नहीं करती, बल्कि इसके जो पीछे के कारण हैं उसे भी पहचानने का प्रयास करती है। यह समझने का प्रयास करती है कि पर्यावरण और राजनीति जो है वो किस प्रकार से संबंधित है। इस प्रकार से अगर हमें न्याय संगत विकास करना है, टिकाऊ विकास करना है, तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक सत्ताएं जो हमारे पर्यावरणीय संसाधन है उस पर कब्जा कर लेती हैं और फिर वहाँ के भोले भाई लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है और फिर उस क्षेत्र का दोहन शुरू हो जाता है। तो पास की राजनीति पर्यावरणीय जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण पर नोट लिखिए। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बट अगर आप अच्छे वर्ड यूज़ करोगे तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, आपको पता ही है।
ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए भी बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी समस्या बन चुका है। ये समस्या तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से हो रही है, औद्योगिकरण की वजह से हो रही है, परिवहन के विस्तार की वजह से हो रही है। जिस प्रकार से लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ रही हैं, लोग व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता जा रहा है। वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो है हानिकारक गैसें और छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं और जलवायु को भी प्रभावित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के जो मेन सोर्स हैं वो है वाहन उत्सर्जन। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का जो धुआं है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य हानिकारक जो पदार्थ है उन्हें उत्सर्जित करता है। फैक्ट्रियों और संयंत्रों से निकलने वाला जो धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, अन्य प्रदूषकों का स्रोत होता है। इसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला, कच्चा ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है। किसान फसलों को जो जलाते हैं उससे भी बड़े पैमाने पर आप देखते हो सर्दियों में दिल्ली के आसपास के इलाकों में कितना ज़्यादा जो है प्रदूषण का स्तर गहरा जाता है। इसके अलावा जब इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है, जैसे घर बन रहे हैं या सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ से जो धूल होती है उससे वायु प्रदूषण होता है। प्रभाव क्या होता है इसका? श्वसन तंत्र जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि एसिड रेन होती है जो कि मिट्टी और जल स्रोतों को प्रभावित करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। आर्थिक प्रभाव ये होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर इंसान का खर्चा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्थिति बेकार हो जाती है। वायु प्रदूषण को अगर रोकना है आपको तो सबसे पहली बात तो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, हमें जो है पवन ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा, सार्वजनिक परिवहन का, बस वगैरह का, ट्रेन वगैरह का, इनका यूज़ करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल कचरा है उसका अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा, फसल जलाने की जगह उसके लिए दूसरी तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था 2024 तक भारत के प्रमुख शहरों के वायु प्रदूषण को 20 से 30% कम कर देंगे, बल्कि कम नहीं हुआ और बढ़ गया। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर बांटे गए ग्रामीण इलाकों में, ताकि स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया जाए। BS4 के जो मानक हैं उनको नियंत्रित किया जा रहा है। तो भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनता की जागरूकता की जरूरत है, बिना जन जागरूकता के कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो वायु प्रदूषण को कम करे, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करना होगा। ये न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित बीज बचाओ आंदोलन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो उत्तराखंड में एक कार्यक्रम चला था, एक आंदोलन चला था, बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड मूवमेंट। तो उत्तराखंड में ये एक लोक आधारित आंदोलन है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे? उत्तराखंड से है। यहाँ पर किसानों ने और बहुत सारे पर्यावरणीय कार्यकर्ता थे, इनके सहयोग से कृषि की पारंपरिक तरीक और जैव विविधता की रक्षा के लिए आंदोलन चला था। यानी कि कृषि के लिए और बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए बीज बचाओ आंदोलन चला था। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 के डिकेड और 1990 के डिकेड में जो चिपको आंदोलन हुआ था उससे प्रेरणा लेकर हुई थी। यह आंदोलन कृषि संसाधनों, विशेषकर बीजों के संरक्षण और उनके पारंपरिक उपयोग के महत्व पर बल देता है कि जैसे पहले के ज़माने में खेती होती थी, हरी खाद का प्रयोग किया जाता था, केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार की खेती की ये बात करते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से फसलों को बढ़ाने की बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं हम उन्हें बचाएंगे। जो हमारी लोकल सिचुएशंस हैं, जलवायु और पारिस्थितिकी के लिए जो सबसे उपयुक्त हैं, हम उसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा हाइब्रिड और जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, ये टिकाऊ खेती के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार के जो हम हाइब्रिड बीजों का नहीं प्रयोग करेंगे, केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। इन्होंने केमिकल वाली खेती का विरोध किया है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। इन्होंने कहा भाई हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बजाय हम प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देंगे जो मिट्टी और पर्यावरण को बचाव देती है। किसानों की आत्मनिर्भरता आंदोलन ने बीज को कृषि का आधार मानते हुए इसे कंपनियों और बाजार की पकड़ से मुक्त रखने पर जोर दिया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो कंपनियां हैं वो हाइब्रिड बीजों का बहाना लेकर बिल्कुल पूरे के पूरे जो बीज बाजार है उस पर कंट्रोल कर चुकी हैं। तो किसान जो है वो पारंपरिक बीजों को इकट्ठा करके अपनी ज़रूरतों के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ध्यान दिया गया है कि एक एक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, हर बंदे को जागरूक किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में केमिकल वाली खेती को बंद करने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा पौधों की प्रजातियों को संरक्षण रखने में, जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल और पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल करने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। तो देखो सीन ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर जो केमिकल बेस खेती हो रही है इससे ज़मीन को भी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़मीन का ज़्यादा यूज़ कर रहा है और जो पारंपरिक खेती है वो खत्म होती जा रही है।
तो ऐसे में बीज बचाओ जैसे जो आंदोलन है ये सिर्फ न सिर्फ पर्यावरण के साथ बर्ताव अच्छा करने की बात कर रहे हैं, बल्कि पारंपरिक खेती, जैविक खेती की बात भी कर रहे हैं, जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत उत्तराखंड के कई गाँवों में किसान ने पारंपरिक बीजों के बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ से वे अपने लिए बीज जुटा सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। आंदोलन ने कॉरपोरेट कृषि को विरोध किया है, मशीनीकरण का भी विरोध किया है। इन्होंने स्थानीय ज्ञान और कुशलता को प्राथमिकता दी है। तो बीज बचाओ आंदोलन का प्रभाव केवल स्थानीय कृषि पर नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर भी है। यह आंदोलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ पर्यावरण के संतुलन को भी बढ़ावा देता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का हमारा कि एंथ्रोपोसिन शब्द से आप क्या समझते हो, चर्चा कीजिए। तो देखो, एंथ्रोपोसिन एक भूवैज्ञानिक शब्द है जो उस युग की बात करता है जिसमें मानव गतिविधियां पर्यावरण, जलवायु, भूगर्भ प्रणालियों पर स्थायी प्रभाव डालने लगी। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले इंसान जो है जब इस पृथ्वी पर आया होगा, जीवन जीना रहना शुरू होगा, तो उस समय पर इन्वायरमेंट जो था उसका प्रभाव सीधे सीधे इंसान पर था। यानी कि देखो दो तत्व होते हैं, एक होता है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और दूसरा होता है ह्यूमन। तो शुरुआत में ह्यूमन किस पे डिपेंड था, पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड था, पर्यावरण पर निर्भर था। पर्यावरण उसे खाने के लिए देता था, ह्यूमन खा लेता था। पर गुफाओं में रहता था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। तो प्रारंभ में इंसान प्रकृति पर ही पूरी तरीके से डिपेंड था, नेचर पर ही डिपेंड था। इसे बोलते हैं हम नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म की थ्योरी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या करा, इन्वायरमेंट को समझा और नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। फिर धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट का प्रभाव मनुष्य पर कम होने लगा, बल्कि मनुष्य का प्रभाव धीरे धीरे करके किस पर पड़ने लगा, इन्वायरमेंट पर। तो मनुष्य पर जो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ा वही टाइम पीरियड एंथ्रोपोसिन कहलाता है। तो एंथ्रोपोसिन जो शब्द है वो बताता है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो हमारी अर्थ के इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट पर प्रभाव डालती है। इस अवधारणा को मुख्य रूप से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पॉल कुटरेज़म। तो पॉल कुटरेज़म ने ये बात की थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। उन्होंने इसे हेलोसिन युग के बाद नया युग माना है। एंथ्रोपोसिन युग की जो मुख्य विशेषताएं वो ये हैं कि हर एक चीज़ पर मानव का प्रभाव दिखाई देता है। एंथ्रोपोसिन जो मनुष्य है वो पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र और भूगर्भीय संरचना में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसे बता रहा है। जहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगी हैं, कृषि का विस्तार हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, वैश्विक ऊर्जा खपत को बढ़ावा मिला है। तो यानी कि जब भी आप एंथ्रोपोसिन शब्द देखो तो आप समझ जाना कि नेचर पर पूरी तरीके से मनुष्य हावी हो चुका है और ह्यूमन की जो उपलब्धियाँ वो बता देना। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुआ है। ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो बढ़ी हैं, ग्लेशियर्स पिघले हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दबाकर यूज़ किया जा रहा है, जंगल, नदियाँ, खनिज, इन सब का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा इस युग की सबसे खास बात यह है कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि धड़ाधड़ जंगलों की कटाई हुई है, जिसकी वजह से जो है जीव जंतुओं के घर खत्म हो गए हैं। तो बहुत सारे जीव जंतु जो हैं क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो मानवीय गतिविधियों ने यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने प्रजातियों की विलुप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की वजह से जीवाश्म ईंधन बहुत ज़्यादा जलाए जा रहे हैं, कोयले का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके वजह से कार्बन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। एंथ्रोपोसिन काल की शुरुआत कब हुई है, इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि जब से इंडस्ट्रीज शुरू हुई हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड में कारखाने शुरू हुए थे, तब से एंथ्रोपोसिन युग शुरू हुआ है। कुछ कहते हैं नहीं, 1945 के बाद जब परमाणु बम बनाए थे अमेरिका ने, जापान पर परमाणु विस्फोट हुआ था, उसके बाद से एंथ्रोपोसिन युग शुरू हुआ है। कुछ कहते हैं जब कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया तब से एंथ्रोपोसिन युग शुरू हुआ है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुल मिलाकर पर्यावरण को चेतावनी दी जाती है। यह शब्द मानवता को चेतावनी देता है कि अगर हमने अपनी गतिविधियों को संतुलित में नहीं किया तो एक दिन हमें बहुत बुरे प्रभाव झेलने पड़ेंगे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास की बात करता है। तो एंथ्रोपोसिन मानव और प्रकृति के बीच टकराव का प्रतीक है, जो हमें बता रहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। भविष्य में पर्यावरणीय संकटों को रोकने के लिए मानव को अपने संसाधनों का उपयोग कंट्रोल करना पड़ेगा और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो उन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।